बच्चों, वेलकम टू क्लास 11 फिजिक्स। मैं गोपाल सर आप सभी बच्चों को राधे राधे, सुस्वागतम। वेलकम टू क्लास 11 फिजिक्स, वेलकम टू गोपाल सर क्लासेस। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बच्चों क्लास 11 फिजिक्स की। आज पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। तो चलिए आज की क्लास के लिए आप सभी बच्चे तैयार हैं? तो एक नई यात्रा, एक नई जर्नी पर हम आपको लेकर चलते हैं बच्चों। ये जर्नी है फिजिक्स की। क्लास 11, क्लास 12 फिजिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण साल होते हैं। हमारी जो पढ़ाई की जो जिंदगी होती है ना, जो हमारी स्टडी लाइफ होती है, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण साल होते हैं बच्चों क्लास 11, क्लास 12। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है ये मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि यहीं से हमारी जिंदगी की जो दिशा होती है या हमारा जो कैरियर होता है वो तय होता है कि हम कौन सी दिशा में जाएंगे और कैसे हमारी लाइफ आगे चलेगी। तो क्लास 11 के सारे बच्चे आज के क्लास के लिए रेडी हो जाएंगे और ये वीडियो आप बच्चों पूरा का पूरा देखना, शुरू से लेकर अंत तक। मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि फिजिक्स क्या होता है और साथ ही साथ बात करूंगा फिजिक्स के और भी बहुत सारे जो ब्रांचेस हैं, जो उनकी शाखाएं होती हैं, उनके बारे में। फिर हम देखेंगे कि फिजिक्स का क्या रिलेशन होता है अन्य सब्जेक्ट के साथ में, हमारे सोसाइटी के साथ में, हमारे समाज के साथ में, और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज की इस क्लास में होने वाली है। तो आशा करता हूं कि आप सारे के सारे बच्चे हमारे चैनल के साथ इस वीडियो लेक्चर के साथ लगातार बने रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स चाहिए, आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए, फ्री नोट्स चाहिए, तो उसके लिए करना होगा बच्चों आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब, और नोट्स के लिए आपको आना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 फिजिक्स लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1। और ये वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो मतलब एक ही वीडियो में मैं पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करूंगा और ये चैप्टर हो जाएगा इसी लेक्चर के साथ फिनिश। ओके, तो रेडी हैं? चलिए, तो क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड, ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है। इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि क्या फिजिक्स है। फिजिक्स है तो है क्या, फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना है और कौन कौन सी बातें फिजिक्स में आएगी, फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, वो सारी की सारी चीजें इस चैप्टर को पढ़ने से समझ में आ जाती है। तो अब मैं बात करूंगा बच्चों फिजिक्स के बारे में। देखिए फिजिक्स क्या है। हमारे आसपास में, हमारे रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारी जो घटनाएं होती है, प्रकृति, नेचर समझते हैं, जो हमारी आसपास में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या आती है, प्रकृति या नेचर में आती है। तो नेचर में बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। हम कभी भी सोचते नहीं हैं कि ये घटनाएं क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो जो फिजिक्स का मूल उद्देश्य है या फिजिक्स का जो एम होता है बच्चों, यही होता है कि हमें अपने आसपास चारों ओर की घटनाओं के बारे में क्या करना है, सोचना है, उनके पीछे का जो रीजन है, जो कारण है, वो जानना है। ये फिजिक्स का क्या होता है, एम होता है। तो प्रकृति जो है बहुत सारे रहस्य से भरी हुई है, बहुत ही रहस्यमयी है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इन सारी घटनाओं के बारे में सोचना, इनका कारण जानना और इन पर प्रैक्टिकल करना, इन पर प्रयोग करना, ये सारी चीजें फिजिक्स में आती है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं बच्चों फिजिक्स की यात्रा में। आप कुछ घटनाओं के बारे में मैं बताता हूं जो हमारी रूटीन लाइफ में डेली होती है। जैसे दिन का होना, आपको मालूम है हर रात के बाद एक दिन आती है, ठीक है। हर जैसी रात बीतती है दिन आती है, सूर्य उदय होता है, और जैसे ही दिन बीत जाता है फिर से रात आ जाती है, चंदा मामा हमारे पास आ जाते हैं। तो सोचिए ये घटनाएं क्यों होती है। हर 12 घंटे के बाद में क्या हो जाता है, दिन हो जाता है, फिर 12 घंटे होता है बच्चों, फिर रात हो जाती है। तो लगातार ये रात और दिन का होना क्यों होता है ऐसा। अब मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताता हूं बच्चों। हमारी जो पृथ्वी है ना, जो हमारी अर्थ है, वो क्या हो रही है, अपने एक्सिस पर लगातार रोटेट हो रही है, मतलब घूम रही है। क्या हो रही है बच्चों, घूम रही है। जब जिस भाग में हम पृथ्वी के हम रहते हैं वो सूर्य के सामने होती है, तो क्या हो जाता है बच्चों, वहां दिन हो जाता है। और जब हम रोटेट होते हुए, मालूम है ना एक चक्कर कितने समय में लगाती है, 24 घंटों में लगाती है। तो 12 घंटे तक हम सूर्य के सामने रहते हैं, तो क्या हो जाता है, वहां दिन होता है। और जब हम सूर्य के पीछे चले जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है, रात हो जाता है। ये रीजन होता है दिन और रात होने का,
ठीक है। तो हमको अब सारी की सारी घटनाओं के बारे में लगातार सोचना है कि क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। अब देखिए, ऋतुओं में परिवर्तन, मालूम है मौसम लगातार बदलते रहते हैं। अभी जिस मौसम में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बरसात का सीजन है, रेनी डेज हैं, अभी भी बहुत बारिश हो रही है, ठीक है। तो देखिए ऋतु कैसे परिवर्तन होता है, गर्मी के दिन आते हैं, समर डेज आते हैं, विंटर आती है, ठंड का दिन, और रेनी डेज जो अभी है। तो ऋतुओं में क्यों परिवर्तन होता है, रहस्य है इसमें भी, ठीक है। एक निश्चित समय बाद क्या हो जाता है, जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है, जो ऋतुएं हैं वो बदल जाती हैं। ये सारी की सारी चीजें ये बहुत ही रहस्यपूर्ण है। इन रहस्यों को जानना ही क्या कहलाता है बच्चों, फिजिक्स कहलाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटनाएं क्यों होती है, ये भी हमको जानना चाहिए। क्यों होती है सूर्य ग्रहण, क्यों होता है चंद्र ग्रहण, ठीक है। ये क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास है। आगे के क्लास में बहुत ही डिटेल में लेके चलूंगा, एक एक टॉपिक बहुत ही क्लियर और बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सुनते जाएंगे ये सब घटनाएं। साथ ही साथ इंद्रधनुष का बनना, आपको मालूम है जब भी बारिश होती है बच्चों क्या होता है, इंद्रधनुष बनती है। हमेशा बनती है क्या, हर बारिश के बाद कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनती। अभी भी बारिश हो रही है मगर अभी इंद्रधनुष बन जाए ये संभव है क्या, जरूरी नहीं है। कब बनती है, जब बारिश होता है बोलते हैं, और बारिश के बाद सूर्य जो बादलों के पीछे छिपा हुआ होता है वो बाहर निकल आता है। तो जिस दिशा में सूर्य होती है उसके अपोजिट साइड, मतलब विपरीत दिशा में क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। कितना प्यारा दिखाई देता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के रंग देखें आप, ठीक है, इंद्रधनुष के रंग देखिए कितना सुंदर दिखाई देता है। तो हमको जानना जरूरी होता है कि इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष क्यों बना, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं और इंद्रधनुष के प्रकार क्या होते हैं। क्लास 12 फिजिक्स में जब आप जाएंगे तो वहां एक चैप्टर में पूरा का पूरा आपको थ्योरी मिलेगा, पूरा आपको लेक्चर मिलेगा इंद्रधनुष पर, कि इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार से होता है, इंद्रधनुष में रंग कौन से होते हैं, इसके प्रकार क्या है। ओके, और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। ज्वालामुखी का बनना, मालूम है पृथ्वी के ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं जहां पर बहुत सारे ज्वालामुखी हैं जो लगातार आग उगल रहे हैं। तो क्यों ऐसी घटनाएं होती है, ये पृथ्वी के गर्भ में छुपी कुछ ऐसी घटनाएं बच्चों जिनके बारे में हमको जानना जरूरी होता है। ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। और साथ ही साथ सबसे पहले आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे बच्चों कि फिजिक्स के बारे में तो हमको जानना है। तो फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स जो है वो साइंस का ही भाग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है, ठीक है, ये हमको जानना जरूरी होता है। तो चलिए मैं बहुत ही जो सरल शब्द होते हैं वहां मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं बच्चों कि विज्ञान है तो आखिर है क्या। विज्ञान, ठीक है, क्या लिखते हैं हम विज्ञान को, देखिएगा विज्ञान, ठीक है, विज्ञान। मैं अगर इसको अलग अलग करूं तो वी धन क्या हो जाएगा बच्चों, ज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज। जब हम किसी वस्तु के बारे में जानने लगते हैं ना तो वो हमारा क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है, मतलब हमारा नॉलेज कहलाता है, ठीक है, हमारा नॉलेज कहलाता है। ये चीज याद रखना। तो यहां पर वी का मतलब क्या है, वी का मतलब है बच्चों विषय। वी का मतलब क्या है, विषय। विषय मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकती है, सब्जेक्ट जिसके बारे में हम क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, वो क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कोई भी, ठीक है, कोई भी, एनीथिंग बोल सकते हैं आप। सब्जेक्ट ऐसे भी ले सकते हैं जो विषय आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपका जो नॉलेजमेंट होगा वो क्या होगा, विज्ञान होगा। तो विषयों का ज्ञान होना ही, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट का नॉलेजमेंट होना ही क्या कहलाता है बच्चों, विज्ञान कहलाता है या साइंस कहलाता है। और साइंस का मतलब है जानना, किसी भी चीज के बारे में जानना। क्या बोलते हैं, टू नो। क्या आप जानते हैं कि वो चीज क्या है, क्यों बनी, उसका उद्देश्य क्या है, वो कैसे वर्क कर रही है, उसके कार्य करने से क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ते कहां है, विज्ञान में। विज्ञान का मतलब है टू नो, मतलब क्या होता है बच्चों, जानना। ओके, ये चीज आपको हमेशा समझ में आनी चाहिए, हमेशा आपको जानना है, ठीक है। ये व्हाट इज साइंस, क्लियर होगी बात आपको, ठीक है। अगर मैं परिभाषा की बात करता हूं साइंस की तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं की जितनी भी नेचर में जितनी भी घटनाएं होती हैं और नेचुरल जो फिनोमिना है कि क्रमबद्ध प्रेक्षण,
जब हम उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम क्रम से उसको देखते हैं, सुसंगत तर्क, तर्क मतलब जो घटनाएं हम देखते हैं उस पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं या अपने विचारों को लगाते हैं और प्रयोगों से प्राप्त उस पर जो प्रैक्टिकल्स होते हैं या जो उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, उसके सुव्यवस्थित ज्ञान को बोलता है। तो विज्ञान में सारी चीजें होती है, ये केवल कही हुई बातें नहीं है। हमको क्या करना रहता है, हमको ऑब्जर्व करना रहता है, किसी चीज पर ऑब्जर्वेशन करना रहता है, हम उस पर अपने क्या करते हैं, जो विचार है, जो तर्क होते हैं उसको लगाते हैं बच्चों, और लास्ट में बात आती है उस पर एक्सपेरिमेंट करने की। जब वो एक्सपेरिमेंटली क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, तो उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। आप बोल सकते हैं सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कंसिस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स जो हम विचार करते हैं, एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना आर कॉल्ड साइंस। तो ये होती है विज्ञान की परिभाषा। ओके, तो विज्ञान आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, आगे ध्यान से सुनते जाएंगे सारी की सारी बातों को, ठीक है। अब विज्ञान का उद्देश्य, एम ऑफ साइंस, मैंने बताया प्रकृति और प्रकृति से संबंधित घटनाओं को देखना, उन पर विचार करना और उन पर ऑब्जर्वेशन करने के पश्चात अपने विचारों को प्रस्तुत करना ही क्या है, विज्ञान का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से हम होने वाली, जो हमारी भविष्य में होने वाली बहुत सारी घटनाएं ना, उनको हम जान पाते हैं, नई नई तकनीकों का विकास कर पाते हैं। उसी टेक्निक से तो मैं आज आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। आप और हमारे बीच की दूरी बहुत है, बहुत किलोमीटर हो सकती है, बहुत हजारों किलोमीटर भी हो सकती है, मगर फिर भी आज हम एक दूसरे के सामने स्थित हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है। तो विज्ञान का जो एम है वही है प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पता करना। जैसे मौसम की जानकारी मिलती है हमको, देखिए ना, पहले से पता चल जाती कि इस दिन बारिश होना है, या प्रकृति से संबंधित कोई भी प्रकार की घटनाएं जैसे भूकंप है, बाढ़ है, भूस्खलन है, इसके बारे में पहले से जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। और साथ ही साथ बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। ये सब क्या है, विज्ञान है। ये सब क्या है बच्चों, विज्ञान है, या विज्ञान का क्या है बोल सकते हैं हम, उद्देश्य है। बात आपको समझ में आ रही होगी जो मैं बताना चाहता हूं। अब तकनीक की बात करें, देखिए तकनीक कितना विकसित हो गया। मैं यहां अपने इस क्लासरूम में खड़े होकर हजारों बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पहले ये संभव था क्या, नहीं था। ये सब क्या है, ये टेक्निकल चीजें हैं, ये तकनीकी चीजें हैं जो हमको किसने दिया है बच्चों, विज्ञान ने दिया है। और इसके पीछे याद रखना बहुत बड़ा हाथ फिजिक्स का होता है, भौतिकी का होता है, जो ये सारी की सारी चीजें संभव हो गई। तो एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, जिनको टेक्निक में रुचि है, जिसको तकनीकी में क्या है, बहुत लगाव होता है, चीजों को जानना कैसे होते हैं, मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, एंड्रॉयड फोन्स हैं, नए नए सॉफ्टवेयर हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती, उनके लिए बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स का नॉलेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो ये विज्ञान का मैंने बताया बच्चों उद्देश्य। आगे अब बात करते हैं विज्ञान की शाखाओं की, कि कितने प्रकार की शाखाएं होती है विज्ञान की, विज्ञान को कितने प्रकार में हम बांट सकते हैं। तो मुख्य रूप से बच्चों विज्ञान को दो भागों में बांटा जा सकता है, बोलते हैं। सबसे पहला होता है भौतिकी विज्ञान, फिजिकल साइंस, और दूसरा होता है जैव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, साइंस कितने भाग होते हैं, दो, भौतिकी विज्ञान फिजिकल साइंस होता है, और जैव विज्ञान क्या होता है, बायोलॉजिकल साइंस होता है। तो जो बायोलॉजिकल साइंस है, ध्यान से मेरी बात सुनते जाना ना, मैंने क्या बता रहा हूं बच्चों, ये दो पार्ट है। मैं इसमें और आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन से भाग में हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे। जैसे भौतिकी विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, इस पर हमको मिलेगा बच्चों पढ़ने के लिए फिजिक्स। फिजिक्स मतलब भौतिकी, केमिस्ट्री मतलब रसायन, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस जो खगोलीय विज्ञान है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। ये कहां पढ़ते हैं हम, भौतिकी विज्ञान फिजिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। और फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो जैव विज्ञान का होता है, बायोलॉजिकल साइंस का होता है। अब इसको देखो, जैव विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक, जब हम क्या करते हैं बच्चों, हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जीव के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, या इसको बोला जाता है
बायोलॉजी। ठीक है, यहां सभी प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है, तो इसको जीव विज्ञान या बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसके बाद में ये तो जीव हो गया, एक विज्ञान होता है बच्चों वनस्पति विज्ञान, जहां हम क्या करते हैं, किसके बारे में, बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो वो वनस्पति विज्ञान कहलाता है। बहुत सारी चीजें आती हैं, आप जैसे जैसे साइंस में आगे बढ़ते जाएंगे, बायोलॉजी लेकर पढ़ेंगे, तो वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जीव विज्ञान को, जैव विज्ञान को मुख्य दो भागों में बांटा जाता है। एक जहां जीव जंतुओं मनुष्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है, दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान, जहां पर पेड़ पौधे जो रहते हैं, ठीक है, पत्तियां फूल, उनके बारे में पढ़ा जाता है। तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार, तो आपको बात समझ में आई। साइंस की दो ब्रांचेस होती है, दो भाग होते हैं, एक होता है फिजिकल साइंस और एक होता है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं, और जैव विज्ञान में बायोलॉजी है, जो वनस्पति विज्ञान है, ये सारी की सारी चीजें पढ़ी जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमको पढ़ना क्या है बच्चों, हमको पढ़ना है भाई फिजिक्स, क्लास 11, क्लास 12। तो फिर से एक क्वेश्चन, साइंस तो हमने जान गया क्या होता है, तो व्हाट इज फिजिक्स। साइंस का सबसे जो महत्वपूर्ण ब्रांच होता है वो होता है बच्चों फिजिक्स। तो हमको जानना जरूरी है कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये चीजें हमको जाननी बहुत ही जरूरी है। तो हम बात करेंगे व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स को हम परिभाषित कर सकते हैं, और मुख्य परिभाषा जो विज्ञान की थी वही फिजिक्स की भी होती है। यहां भी हम प्रकृति और प्रकृति से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, उन घटनाओं के बारे में क्या करते हैं बच्चों, अध्ययन करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि क्या होता है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो फिर से वही बात आ गई, नेचर और उसके जो फिनोमिना होते हैं उनके बारे में जानना ही क्या होता है, फिजिक्स होता है। अब थोड़ी सी मैं बताता हूं आपको बात, ये जो फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति एक शब्द से हुई, बोलते हैं जिसको बोलते हैं फ्यूजिस। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूजिस। फ्यूजिस का अर्थ ही होता है नेचर, नेचर मतलब प्रकृति। इसीलिए हम बोलते हैं फिजिक्स के बारे में या भौतिकी के बारे में, जहां हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो भाग क्या कहलाता है बच्चों, वो फिजिक्स कहलाता है। ओके, इसको हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उसकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये भी इसकी एक परिभाषा बनती है कि भौतिकी क्या होती है, विज्ञान की वह शाखा है जहां द्रव्य, द्रव्य समझते हैं आप, द्रव्य मैटर, द्रव्य क्या होता है बच्चों, मैटर। ठीक है, हम द्रव्य होता है मैटर, ठीक है, ये द्रव्य मैटर। आपने क्लास 9th में साइंस में पढ़ा होगा कितने प्रकार के होते हैं ये जो द्रव्य होते हैं बच्चों, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों ठोस, सॉलिड। सबसे पहले क्या आता है, ठोस, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड। फिर सेकंड नंबर में आता है बच्चों ठोस, द्रव, ठीक है, लिक्विड। और थर्ड नंबर में आता है गैस, ओके, GAS, गैस। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो द्रव्य में हम पढ़ते हैं। द्रव्य बोल सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। तीनों की परिभाषाएं जो क्लास 9th में, क्लास 8th में ऐसा होता है, जो निचले क्लास होता है वहां होता है, आपने देखा होगा। ठोस किसे कहते हैं, ठोस वे पदार्थ होते हैं, बोलता है जिसकी निश्चित आकृति या आकार होता है, और इसका आयतन भी कैसा होता है बच्चों, निश्चित होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे भी रीजन है। ठोस जो रहते हैं, बोलते हैं उसके अणु कैसे रहते हैं, व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित अंतराल में होते हैं। इस कारण उनके मध्य जो आकर्षण का जो बल होता है वो कैसा होता है, बोलता है अधिक होता है। इसलिए ठोस की निश्चित आकृति, आकार या आयतन होता है। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। द्रव, द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता। द्रव जैसे पानी है, पानी को हम जिस बर्तन में डालते हैं वो उसी आकार का हो जाता है। तो इसका हम बोल सकते हैं कि आकार निश्चित है, नहीं है। आकार कैसे होता है, बर्तन के अनुसार होता है, मगर इसका आयतन क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है। यहां पर जो अणु होते हैं ना, वो ठोस की अपेक्षा थोड़े से दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं बच्चों। ठीक है, और गैस, गैस ऐसा पदार्थ होता है जिसका ना तो क्या होता है, आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। इसके अणु जो रहते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, आकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है। वो क्या होता है बच्चों, गैस। गैस समझ में आई बात। इसको भी क्या किया जाता है, बर्तनों में बंद
किया जा सकता है। तो ये हम आगे आपको और डिटेल में बताएंगे जब चैप्टर में चलेंगे उस समय। तो मैंने अभी बताया कि द्रव्य, ठोस, द्रव और गैस होती है। तो यहां बोला गया है कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, मतलब हमको पढ़ना क्या है, हम यहां फिजिक्स में ठोस पढ़ेंगे, ठोस के जितने गुण होते हैं वो सारे पढ़ेंगे, द्रवों के बारे में पढ़ेंगे, द्रव से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, द्रव का बहना है, द्रव का किसी बर्तन में बंद होना है, और भी जितनी भी प्रकार की घटनाएं वो सारी पढ़ेंगे। गैसों के बारे में अध्ययन करेंगे कि गैस के कौन कौन से नियम होते हैं, गैस पर कितना दाब लगता है, और भी बहुत सारी बातें। ये सारी की सारी चीजें तो आपको क्लास 11 फिजिक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा मालूम है, एनर्जी, ठीक है। हमने ऊर्जा की परिभाषा पढ़ी हुई है पिछले क्लासेस में, निचले क्लासेस में क्या पढ़ी है, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा होती है, बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं बच्चों, ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अब ऊर्जा के बारे में बोला जाता है कि ना तो इसका द्रव्यमान होता है और ना ही ये क्या करता है, स्थान घेरता है। ना तो इसमें द्रव्यमान होता है और ना ही ये स्थान घेरता है, मतलब ये कभी भी कोई जगह को नहीं घेर कर रखेगा। ना तो इसमें क्या होता है, बोलता है द्रव्यमान होता है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऊर्जा, जो होती है बच्चों पृथ्वी में समस्त जगह क्या है, व्याप्त है। हर चीज में क्या होती है, एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ उसकी ऊर्जा होती है। और ऊर्जा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसमें बोला जाता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल क्या होता है बच्चों, रूपांतरण होता है। मतलब ऊर्जा को एक रूप से बदलकर दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। एक थ्योरी जो हमेशा बच्चों को पढ़ाई जाती है कि एक डैम पर, डैम कहां बनाए जाते हैं, ऊंचाई वाले जगहों पर। एक डैम पर क्या किया जाता है, जो वर्षा होती है उसके जल को इकट्ठा किया जाता है। बांध बहुत सारे देखे हैं आपने, मालूम होगा। उस जगह पर क्या करते हैं, छोटे छोटे नालियों से आने वाली या नहरों से आने वाली जल को इकट्ठा करते हैं। तो जल देखिए ऊंचाई वाली जगह पर स्थित है, ऊंचाई वाली जगह पर स्थित होने के कारण जो उसकी स्थिति होती है ना, उसमें एक स्थितिज ऊर्जा आ जाती है बच्चों, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फिर उस जल को फिर से छोटी छोटी नालियों द्वारा क्या किया जाता है, बहुत तेजी से गिराया जाता है। तो जो उसकी स्थितिज ऊर्जा रहती है वो किस में चेंज हो जाती है, गतिज ऊर्जा में। देखिए कैसे कंजर्वेशन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है किस पर, काइनेटिक एनर्जी में। अब हो गई, फिर उसको कहां, नीचे पर एक क्या लगा रहता है बच्चों, डायनेमो लगा रहता है, उसके ब्लेड्स पर, पंखों पर गिराया जाता है। जब जलना बहुत तेजी से पंखों पर गिरती है तो ब्लेड्स क्या होने लगते हैं, घूमने लगते हैं, मूव होने लगते हैं। और ब्लेड्स के साथ क्या होता है, एक बेल्ट के द्वारा मोटर रहता है, वो मोटर भी चलने लगता है। तो देखो क्या हो गई, अब जो गतिज ऊर्जा थी वो चेंज हो रही है किसमें, जो मशीन की ऊर्जा है ना, जो मोटर की ऊर्जा है, जो डायनेमो की ऊर्जा है, उसमें चेंज हो रही है। डायनेमो गति करने लगता है, डायनेमो क्या होने लगता है, गति करने लगता है, वो मोटर घूमने लगता है। फिर ये मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है, क्या हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी। फिर उस ऊर्जा से क्या होती है, विद्युत उत्पन्न होती है, तो वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और विद्युत का उपयोग हम क्या करते हैं, हमारे घरों में लाइट्स, पंखे के रूप में, अगर लाइट्स के रूप में कर रहा हूं, जैसे मेरे ऊपर अभी लाइट पड़ रही है, तो ये क्या हो गई, ये लाइट एनर्जी हो गई, ठीक है। तो देखो कैसे कंजर्वेशन हो रहा है, कैसे बदल रहा है। पहले पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से पहले वो जल है, तो जल में भी तो एक ऊर्जा होती है, तो जल ऊर्जा, जल ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से यंत्र में आई तो यांत्रिक ऊर्जा। फिर यांत्रिक ऊर्जा से बच्चों क्या हुआ, वो विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से फिर से प्रकाश ऊर्जा में। तो जो नेचर की चीज थी, जल हमको प्रकृति से मिली और वापस कहां चली गई, लाइट जलाए हमने, वापस कहां चली गई, नेचर में चली गई। तो ऊर्जा के लिए हमेशा आपको याद रखना है कि ऊर्जा को ना तो क्या किया जा सकता है, बोलता है उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल क्या होता है बच्चों, रूपांतरण होता है, मतलब रूप क्या होते रहता है, लगातार परिवर्तित होते रहता है। तो ये होती है ऊर्जा, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऊर्जा है उसके लिए आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण बोलते हैं बच्चों, जो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। E इक्वल टू होता है mc स्क्वायर। E इक्वल टू क्या होता है बच्चों, mc स्क्वायर। ये ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध बताता है। E इक्वल टू mc स्क्वायर। m द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है, और E फॉर एनर्जी मतलब ऊर्जा है, ठीक है। अब डिटेल में जब हम क्लास लेंगे तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े। अब मैं बात करना चाहता हूं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन से भागों में हम फिजिक्स को क्या करते हैं बच्चों, बांट देते हैं। तो मुख्य रूप से जो फिजिक्स के ब्रांचेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बोलता है। सबसे फर्स्ट नंबर होता है बच्चों क्लासिकल फिजिक्स, जो पुराने समय की भौतिकी है।
वो होती है चिरसम्मत बोलते हैं, ठीक है, जो प्राचीन समय से चली आ रही है, वो होता है बच्चों क्लासिकल फिजिक्स, 1900 ईस्वी से पूर्व की बोलते हैं। और उसके बाद में जो फिजिक्स आई है वो कहलाती है मॉडर्न फिजिक्स, मतलब आधुनिक भौतिकी। तो हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स को हम मुख्य रूप से कितने ब्रांचेस में, 2 ब्रांचेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स पुराने समय की, और जो हमारी अभी मॉडर्न फिजिक्स आई है वो, ये 2 मुख्य भाग होते हैं बच्चों। अब एक एक करके मैं आपको बताते चलता हूं कि क्या होता है क्लासिकल फिजिक्स में, हमको क्या क्या पढ़ना है। अब क्लासिकल फिजिक्स को भी बहुत सारे ब्रांचेस में क्या कर दिया गया है बच्चों, डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। ध्यान से सुनते जाएंगे हमारी बातों को। आप देखो, सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स का जो सबसे पुराना पार्ट है, या जो सबसे पुराना और महत्वपूर्ण भाग होता है बच्चों, वो होता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। क्या बोलते हैं? यांत्रिकी। और यांत्रिकी क्लास 11 फिजिक्स का पूरा बोल सकते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो मैकेनिक्स के हैं, यांत्रिकी के हैं। यहां हम किसी वस्तु की गति और उसकी स्थिति, मतलब वो वस्तु कैसे है, गति में है कि स्थिर है, और गति होने से जितनी भी क्रियाएं होती है, जो भी काम करता है, जैसे बल है, वेग है, त्वरण है, कार्य है, उन सारी चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो पार्ट आता है बच्चों मैकेनिक्स में। आप सिंपल शब्दों में बोल सकते हो मैकेनिक्स या यांत्रिकी के बारे में, जहां किसी वस्तु की हम क्या, जो गति, मोशन है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, या जो उसकी स्थिर अवस्था है, ठीक है, कौन सी अवस्था है बच्चों, उसकी स्थिर अवस्था है, उसके बारे में। तो 2, एक उसकी मोशन और उसका एक स्टैटिक जो पोजीशन होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैकेनिक्स। और मैंने आपको बताया कि मैकेनिक्स में आपको मोस्टली पढ़ना क्या है, वही सारी चीजें, फोर्स के बारे में, वर्क के बारे में, ठीक है, एक्सेलरेशन पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें आपकी कहाँ जाती है बच्चों, मैकेनिक्स में आ जाती है। बहुत ही मजेदार होता है। और क्लास 11 फिजिक्स में जो मैक्सिमम चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे आते हैं आपके कहाँ, मैकेनिक्स में। ओके, फिर क्लासिकल फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है बच्चों ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम हिंदी में बोलेंगे ऑप्टिक्स को क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी, जहां प्रकाश और उससे संबंधित सारी की सारी घटनाओं का क्या किया जाता है, बोलते हैं अध्ययन किया जाता है। वो पार्ट क्या कहलाता है, ऑप्टिक्स कहलाता है या प्रकाशिकी कहलाता है, ठीक है। तो ये है क्लास 12 फिजिक्स में आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के दो महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं बच्चों, 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है किरण प्रकाश की, जिसको रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है तरंग प्रकाश की, जिसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो ये 2 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। दोनों आपको पढ़ने के लिए मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स में। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सारे के सारे बोर्ड में ये चैप्टर है, और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम दोनों चीजें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है, और जो मैग्नेटिज्म, जो चुंबक और उससे संबंधित घटनाएं होती है। क्लास 12 फिजिक्स पूरा का पूरा बोल सकते हैं इसी पर बेस्ड है। ऑप्टिक्स तो है ही, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहां हम विद्युत और चुंबक और उन दोनों के साथ में जो जो घटनाएं होती है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत सारे चैप्टर हैं क्लास 12 फिजिक्स में। जब आप जाएंगे तो मैक्सिमम जो चैप्टर्स मिलेंगे बच्चों, वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के मिलेंगे, ठीक है। अब आगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी बोलते हैं हम। यहां पर हम ऊष्मा मतलब जो हीट होती है और उसमें जितनी भी क्रियाएं होती है, एंथैल्पी होती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ऊष्मागतिकी के नियम हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। उसके बाद में हम बहुत सारे इंजन हैं, बहुत सारे जो ऊष्मा के हीट के इंजन हैं, और भी बहुत सारी बातें हम करते हैं, वो आती है थर्मोडायनेमिक्स में। मूल रूप से यहाँ ऊष्मागतिकी के नियमों का बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन किया जाता है। तो ये चीजें कहाँ आती बच्चों, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आती। ये सारी की सारी बातें कहाँ आएंगी, क्लासिकल फिजिक्स में। अब आगे हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में कि आधुनिक जो भौतिकी है उसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़ने के लिए मिलती है। तो चलिए बच्चों, अब हम बताते हैं आपको कि मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम एटॉमिक फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, जो एटम होते हैं, जो परमाणु होते हैं,
उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से गुण होते हैं और कौन कौन सी क्रियाएं उनके द्वारा होती है, और भी बहुत सारे जो नियम है वो सारी चीजें हम एटॉमिक फिजिक्स में देखते हैं। वैसी न्यूक्लियर फिजिक्स में नाभिक और उनमें होने वाली अंतर क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। नाभिक के बहुत सारे गुण, बहुत सारे नियम यहां भी आपको देखने मिलेगा। तो ये होता है बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे सारी चीजों का नॉलेजमेंट आपको होता जाएगा। फिर बात आती है बच्चों क्वांटम फिजिक्स की। क्वांटम फिजिक्स में द्रव्य होता है, उसकी द्वैतीय प्रकृति होती है, और भी बहुत सारी चीजें हम वहां करते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पास में इलेक्ट्रॉन के गुणों का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन से बनने वाले जो डिवाइसेस हैं उनका अध्ययन किया जाता है। वो सारी की सारी चीजें आती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। सेमीकंडक्टर्स हैं और उनके जो डिवाइड्स हैं, डायोड हैं, लॉजिक गेट्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें, जितनी मॉडर्न चीजें अभी बन के आ रही है ना, मोबाइल है, कैमरा है, जो लैपटॉप्स हैं, उसमें जो यूज होते हैं जो डिवाइसेस, वो सारी की सारी चीजें आती है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको इंट्रो दिया जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है उसका, ठीक है। डिटेल में जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड से पूछा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यहां बोलते हैं बच्चों वैज्ञानिक नियम क्या है, ठीक है। जो वैज्ञानिक नियम, जो साइंटिफिक लॉ होते हैं वो क्या होते हैं, और साथ ही साथ बात की जाती है कि जो सिद्धांत है, थ्योरी है, वो क्या है। तो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे आप डिफरेंस को समझेंगे वैज्ञानिक नियम और जो सिद्धांत, जो थ्योरी होती है। तो वैज्ञानिक नियम क्या होता है, बोलते हैं जो प्रकृति में जो घटनाएं होती हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, वो क्या है बच्चों, वो वैज्ञानिक नियम है। इनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रकृति इसी प्रकार व्यवहार करती है, इसको वैज्ञानिक नियम कहते हैं। सीधे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि जो प्रकृति का व्यवहार है, जो प्रकृति में जो घटनाएं हो रही है, वो वैज्ञानिकों ने देखा है और उसको साइंटिफिक लॉ बोला है। जैसे क्या होती है, कोई भी वस्तु को अगर हम ऊपर उछालते हैं तो वापस कहां कर गिरती है, पृथ्वी पर गिरती है। आपको रीजन मालूम होगा, पृथ्वी उसको अपनी ओर क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित करती है। तो न्यूटन ने अपना गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था, इसलिए मैंने न्यूटन का यहां नाम लिखा हुआ है बच्चों। न्यूटन ने अपना क्या दिया था, गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था। तो चलिए मैं आपको यहां एक्सप्लेन करता हूं ये किस तरह से होता है। ओके, एक मिनट। हाँ, वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत को हमको समझना है। क्या समझना है बच्चों, वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि प्रकृति में जो घटनाएं होती है वही क्या होती है, साइंटिफिक लॉ होती है या वैज्ञानिक नियम है। जैसे न्यूटन ने बताया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था कि वस्तुएं जो होती हैं वो पृथ्वी की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम यहां मान के चलें ये पृथ्वी है, पृथ्वी जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है, कोई वस्तु है बच्चों स्मॉल m है द्रव्यमान की, तो पृथ्वी उसको क्या करती है, अपनी ओर क्या करती है बच्चों, आकर्षित करती है। किसके कारण से, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, किसके कारण से, जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण से अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो न्यूटन ने यहां नियम दिया था F = G कैपिटल M स्मॉल m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम r लेते हैं तो r का स्क्वायर, ये F = G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये प्रकृति से हमको मिली है, इस पर हम कभी भी चेंजेस नहीं कर सकते, इसे हम साइंटिफिक लॉ बोलेंगे। अब कोई अगर प्रश्न करेगा सर ये आकर्षित ही क्यों करती है, प्रतिकर्षित क्यों नहीं करती, तो इसका कोई उत्तर नहीं आएगा। पृथ्वी ने क्या किया है, वस्तुओं को आकर्षित किया। आपने एक कहानी पढ़ी होगी न्यूटन के बारे में। न्यूटन जब एक दिन क्या हुआ बोलते हैं, किसी बगीचे में बैठे हुए थे, किसी पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो एक सेब कहाँ गिरा बोलते हैं, नीचे गिरा, और वहीं से न्यूटन ने ये लॉ निकाला, इस बारे में सोचा कि वस्तु नीचे ही क्यों गिरती है, क्यों आकर्षित होती है। तो ये क्या है, प्रकृति का एक चमत्कार है बोल सकते हैं, या प्रकृति का एक नियम है, इसको हम कभी भी बदल नहीं सकते। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम वैज्ञानिक नियम कहेंगे। वैसे ही आपको मालूम है चुंबक,
चुंबक के जो क्या होते हैं, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो जो सजातीय ध्रुव होते हैं जैसे उत्तर उत्तर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विजातीय ध्रुव होते हैं जैसे एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, वो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो दोनों होता है, अट्रैक्शन भी होता है और एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। तो ये किस कारण से होता है, ये क्या है, ये प्रकृति से मिला है, इसका कोई रीजन हम वहां क्लियर नहीं कर सकते। वैसे ही आवेशों में भी होता है, सजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें वैज्ञानिक नियम है, एक लाइन में बोलेंगे प्रकृति से हमको मिला है, हम इस पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये क्या होता है बच्चों, वैज्ञानिक नियम। अब बात करें थ्योरी की। थ्योरी वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने अपने सिद्धांत दिए, अपने अपने थ्योरी प्रस्तुत किया और ये परिवर्तनशील होते हैं। जैसे निकोलस जो कोपरनिकस थे, कौन थे बच्चों, निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने क्या बोला, जो सूर्य है, जो सन होता है, ठीक है, जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर क्या बच्चों, जो ग्रह जो होते हैं ना, अलग अलग ग्रह होते हैं, वो सूर्य के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, बोलते हैं चक्कर लगाते रहते हैं। ये चीज अलग अलग जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर, जो सूर्य होती है ना उसके चारों ओर विभिन्न कौन सी कक्षाओं में, वृत्तीय कक्षाओं में, सर्कुलर जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। ये दिया था निकोलस कोपरनिकस ने, बताया था कि सूर्य कहाँ है, सेंटर पर है और एक सर्कुलर ऑर्बिट है, मतलब एक वृत्तीय कक्षा है जिसमें सारे के सारे ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। ये बताया था निकोलस कोपरनिकस ने। मगर बहुत दिनों बाद में जो जॉन केपलर थे ना, जॉन केपलर, उन्होंने अपनी थ्योरी दी कि ये जो सारे ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं, मगर इनकी जो कक्षा है वो सर्कुलर नहीं है, वृत्तीय नहीं है। ये कैसी है, दीर्घवृत्तीय। दीर्घवृत्तीय मतलब इलेप्टिकल, ठीक है, दीर्घवृत्त के समान होती है। तो देखो थ्योरी बदल गई, थ्योरी क्या हो गई, बदल गई। तो ये होती है सिद्धांत थ्योरी, जिसमें क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। वैज्ञानिक जो परीक्षण करते हैं उसके आधार पर अपनी थ्योरी देते हैं और धीरे धीरे बाद में नई नई खोजें होती है, नई नई आविष्कारें होती हैं और उसमें चेंजेस किए जाते हैं। तो निकोलस कोपरनिकस का जो सिद्धांत था उसको जॉन केपलर ने चेंज किया और आज भी हम केपलर के नियम पढ़ते हैं क्लास 11 फिजिक्स में। वहां बताया जाता है कि सूर्य जो होता है विभिन्न ग्रहों के केंद्र पर होता है और ये ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में इलेप्टिकल जो ऑर्बिट होते हैं वहां क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आता है कि वैज्ञानिक नियम जो साइंटिफिक लॉ है और क्या चीज जो सिद्धांत या थ्योरी है उसमें आप डिफरेंस बताएंगे। ओके, तो समझ में आई बात आपको, कर लेंगे ये टॉपिक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ड से। बोलते हैं वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, इनके मुख्य चरणों को लिखिए। तो वैज्ञानिकों ने जो विधि को अपनाया है, जिस तरीके को अपनाया है किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, वो कहलाता है बच्चों वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड। और इसके मुख्य कितने चरण होते हैं, 4 मुख्य स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है क्रमबद्ध प्रेक्षण, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। कभी भी हम किसी भी विषय के बारे में या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी हम प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करो बोलता है, उसको सिस्टमेटिक ऑब्जर्व करो, देखो क्रम से कौन सी क्रियाएं हो रही है, क्या हो वहां वर्क हो रहा है, कौन से सिद्धांत पर काम कर रहा है, किस प्रकार से वहां प्रोसेस चल रहा है। ये होता है आपका सिस्टमेटिक जो ऑब्जर्वेशन है या क्रमबद्ध प्रेक्षण। फिर जो हम देखते हैं उसके आधार पर परिकल्पना का निर्माण करते हैं, एक थ्योरी बनाते हैं बच्चों, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस बोलता है। एक थ्योरी बनाते हैं, उसे हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं और जो थ्योरी बनती है उसी थ्योरी का क्या किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है, उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, परिकल्पना का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है और फिर देखा जाता है कि उस परीक्षण से हमको क्या तर्क मिले, हमको क्या क्या चीजें देखने को मिली, उसको हम बोलते हैं बच्चों अंतिम सिद्धांत, फाइनल थ्योरी। तो ये मुख्य 4 चरण होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ठीक है, याद रखना। वैज्ञानिक विधि और उसके मुख्य चरण, चारों चरण आपको याद रखना है। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, क्रमबद्ध प्रेक्षण, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और अंतिम सिद्धांत मतलब फाइनल थ्योरी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां देखिए, मैंने बताया था कि मैं आपको भौतिकी का जो अन्य ब्रांचेस होते हैं,
सॉरी जो अन्य सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों, जैसे फिजिक्स है उसका मैथ्स के साथ, फिजिक्स है उसका केमिस्ट्री के साथ, फिजिक्स है उसका बायोलॉजी के साथ, फिजिक्स का हमारी जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसके साथ क्या रिलेशन है, ये भी हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो चलिए अब हम देखते जाते हैं कि फिजिक्स का उनके जो अन्य ब्रांचेस हैं उनके साथ में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले मैं भौतिकी और जो गणित में संबंध होता है उसकी बात करता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। भौतिकी का गणित से संबंध, मैंने कुछ पॉइंट्स पर इसको लिखा हुआ है, मैं आपको एक एक करके बताते चलता हूं। देखिए क्या बोलता है भौतिकी और गणित में संबंध। सबसे पहला जो है भौतिकी और गणित में संबंध, भौतिकी और गणित के लिए एक लाइन में पहले ही बोलना चाहता हूं, बताने से पहले सारी बातें, कि भौतिकी की जो भाषा है वो गणित है बोलता है। जैसा हमको क्या होता है जब हम हिंदी पढ़ते हैं बच्चों, तो हिंदी पढ़ने के लिए जब हम छोटे होते हैं, हम हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं, तो हिंदी की वर्णमाला हमको सिखाई जाती है, हमको बताया जाता है हिंदी वर्णमाला के विभिन्न अक्षर, वहां हम अ आ इ ई उ ऊ ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ते हैं। जब हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको अल्फाबेट्स के बारे में बताए जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच जहां तक है जेड तक, वो सारी की सारी चीजें बताई जाती है, फिर उसका ग्रामर जो होता है वो बताया जाता है, तब हम इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं। वैसी भौतिकी के लिए जो भाषा होती है वो भाषा क्या होती है बोलता है मैथ्स होती है। अगर आपको भौतिकी पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, तो आपको मैथ्स का नॉलेजमेंट होना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए जब भी मैं फिजिक्स पढ़ाना शुरू करता हूं तो बच्चों को फिजिक्स पढ़ने के लिए जिस हथियार की जरूरत है, जिस टूल की जरूरत है वो पहले देता हूं, जिसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल टूल या बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स। दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए। और स्पेशली मैं ऐसे बच्चों से जो बायो स्ट्रीम लेकर, बायोलॉजी स्ट्रीम लेकर पढ़ाई करते हैं, उनको बोलना चाहता हूं कि ये चीज आप जरूर करें। क्यों? रीजन साफ है, मैथ्स वाले बच्चे तो कुछ चीजें पहले से सीख जाते हैं और कुछ क्या होता है क्लास 11 क्लास 12 मैथ्स में पढ़ते पढ़ते सीख जाते हैं। आप कहां सीखेंगे, आपको तो यहां जानना जरूरी है। तो सारे के सारे बच्चे, दोनों जो मैथ्स स्ट्रीम वाले हैं, जो बायो स्ट्रीम वाले हैं, वो अपना जो मैथमेटिकल जो नॉलेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग लेके चलना, बहुत ही मजबूत होना चाहिए, ताकि आपको फिजिक्स को समझने में, फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, फिजिक्स को जो डिराइवेशन आएंगे, जो फार्मूला निकालने का तरीका आएगा, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो सारी की सारी चीजें बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, तो चलिए बात करते हैं। देखिए क्या बोलता है, सबसे पहली चीज बोलता है भौतिकी एक यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ मतलब क्या होता है, सही या जो सत्य विज्ञान है। यहां जो चीजें हम देखते हैं प्रैक्टिकली उन्हीं को हम लिखते हैं या पढ़ते हैं। तो भौतिकी एक यथार्थ विज्ञान है जो प्रयोगों और मापन पर आधारित है। बोलता है किस पर आधारित है, प्रयोग और मापन पर। मापन करने से हमको वस्तु की यथार्थता पता चलती है, उसकी सच्चाई पता चलती है। जैसे मैंने बताया कई बार कि अगर हम किसी वस्तु की लंबाई के बारे में बात करते हैं कि वो वस्तु है बहुत लंबा है, तो बहुत लंबा बोलने से तो ये समझ नहीं आता कि कितना लंबा है, और अगर हम मेजरमेंट करके बोलेंगे कि वो वस्तु जो है उसकी लेंथ बहुत अधिक है तो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो भौतिकी जो रहता है वो प्रयोग और मापन पर आधारित होता है। अतः भौतिकी के नियमों और सिद्धांत को समझने के लिए बच्चों, नियम और सिद्धांत को समझने के लिए गणित का ज्ञान होना क्या होता है बोलता है, आवश्यक होता है। ठीक है, अब लेंथ मेजर किए तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस हो गया, तो ये क्या होता है, जो गणित है उनका ज्ञान होना हमको आवश्यक है। सेकंड में लिखा है गणित के बिना भौतिकी संसार का प्रसार हो पाना कठिन है। मैंने बताया है बगैर मैथमेटिक्स के आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। त्रिकोणमिति, अब देखिए महत्वपूर्ण चीज है ना, बहुत सारे मैथ्स होते हैं मगर मुख्य रूप से किनका ज्यादा उपयोग होता है वो चीजें आपको बता रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति है, बीजगणित अलजेब्रा, ठीक है, जहां आप x + y का होल स्क्वायर और भी बहुत सारे फार्मूले पढ़ते हैं वो बीजगणित। अवकलन डिफरेंशिएशन, क्लास 11 फिजिक्स के बच्चों को हम हमेशा सबसे शुरुआत में यही चीज कराते हैं, अवकलन तथा समाकलन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये अगर आपको नहीं आएगा तो आप फिजिक्स तो पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए बहुत अच्छे से कीजिएगा जब हम आपको मैथमेटिकल टूल पर लेकर चलेंगे बच्चों, अवकलन और समाकलन। तो बोलता है कि त्रिकोणमिति, बीजगणित, अवकलन तथा समाकलन मतलब ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आदि का उपयोग करके भौतिकी की मूल समीकरणों से बहुत सी बातें ज्ञात की जा सकती है बोलता है। ठीक है, रेडियो है, टेलीविजन, कंप्यूटर, उपग्रह, ये सारी चीजें, रेडियो, टेलीविजन, उपग्रह, कंप्यूटर, ये सारी की सारी चीजें जिन माध्यमों से हम और आप आपस में जुड़े हुए हैं, ये सब गणित और भौतिकी की संयुक्त देन है बोलता है। मतलब दोनों ने मिलकर ये सारी की सारी चीजें हमको दी है। 5वें नंबर में वही चीज लिखी हुई बच्चों जो मैंने आपको बताया कि मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, गणित जो होती है वो भौतिकी की भाषा होती है। बगैर
गणित के आप भौतिकी नहीं पढ़ सकते। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीज को याद रखिएगा। ये बोला जाता है कि एक व्यक्ति जो अधिक गणित जानता है, एक व्यक्ति जो अधिक गणित जानता है, दिए गए समय में भौतिकी के अधिक से अधिक सिद्धांतों को समझ सकता है, उसके लिए फिजिक्स आसान हो जाती है। इसीलिए फिजिक्स पढ़ना है, एक हथियार हमेशा आपके पास होनी चाहिए। आपको मैथमेटिकल टूल अपने पास रखना है। अगर वो टूल आपके पास रहेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी, और जितनी समस्याएं आएगी, जितनी प्रॉब्लम्स आएगी, उनका आप सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब देखिए, भौतिकी का रसायन से भी संबंध होता है, केमिस्ट्री से भी संबंध होता है। तो क्या क्या चीजें होती है जो दोनों में समान होती है या दोनों को रिलेटिव बनाती है, एक दूसरे के संबंधी बनाती है, ये चीज देखते हैं। फर्स्ट नंबर में लिखा है बच्चों, परमाणु संरचना की खोज। जो परमाणु की जो संरचना होती है उसकी खोज भौतिक वैज्ञानिकों ने की थी। परमाणु संरचना के अध्ययन से आवर्त सारणी जो होता है, जो पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें तत्वों की व्यवस्था बोलता है कि तत्व कैसे उसमें अरेंज होते हैं, संयोजकता की प्रकृति कैसी होती है, रासायनिक बंध को सही ढंग से समझा जा सकता है। तो देखिए कितना बड़ा काम किया, क्योंकि केमिस्ट्री की जो शुरुआत होती है पीरियोडिक टेबल से ही होती है। वहां कैसे जो विभिन्न तत्व कैसे जमे हुए हैं, कैसे क्रम में हैं, साथ ही साथ उनकी संयोजकता कितनी होती है और उसके रासायनिक बंध, ये सारी चीजें केमिस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये सारी चीजें किन्होंने दी बोलते हैं, भौतिक वैज्ञानिकों ने दी थी। तो भौतिकी का जो होता है रसायन से एक बहुत ही प्रगाढ़ बोल सकते हैं महत्वपूर्ण संबंध होता है। दूसरे पॉइंट्स में समझते हैं बच्चों, एक्स किरणों एवं न्यूट्रॉन का विवर्तन। एक्सरे जानते हैं, जब हमारे शरीर की कोई हड्डी वगैरह टूट जाती तो हम एक्स किरणों का उपयोग करते हैं, एक्सरे करवाते हैं। तो एक्स किरणों, न्यूट्रॉन का विवर्तन तथा चुंबकीय अनुनाद जो होती है वो भौतिकी की देन होती है बोलता है। और इन विधियों के अनुप्रयोग से, मतलब इनका उपयोग करके हम जटिल रासायनिक संरचना जैसे न्यूक्लिक अम्ल की संरचना आदि को आसानी से समझ सकते हैं। मतलब यह है कि जो फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको यूज करते हैं हम केमिस्ट्री के जो बहुत सारी संरचनाएं हैं, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने के लिए। तो यहाँ ये बात फिर से एक बार साबित हो जाती है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी बहुत ही अच्छा संबंध होता है। फिर थर्ड नंबर में बच्चों, रेडियो एक्टिवता बोलता है, भौतिकी की देन है। रेडियो एक्टिवता जो होती है वो भौतिकी की देन है। इसका अध्ययन कर पदार्थ की अति सूक्ष्म मात्राओं का भी पता लगाया जा सकता है। बहुत ही कम जो मात्रा होती है उसका हम रेडियो एक्टिवता की सहायता से क्या करते हैं बच्चों, पता लगाते हैं। और ये होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिला जुला रूप, क्योंकि आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, होता है कुछ चीजें ऐसी होती है जो फिजिक्स की केमिस्ट्री में होती है और केमिस्ट्री की कहाँ होती है बच्चों, फिजिक्स में। तो वो मिला जुला रूप होता है, ये चीज याद रखना। क्योंकि जब आप क्लास 12 फिजिक्स में जाएंगे तो वहां हम नाभिक और परमाणु के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, सेलों के बारे में पढ़ते हैं। ये दोनों चीजों में, मतलब दोनों सब्जेक्ट्स में कॉमन होती है। आगे, अब भौतिकी का जीव विज्ञान से, मतलब फिजिक्स और बायोलॉजी में रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण, जब भी आप जीव विज्ञान लेकर या बायोलॉजी स्ट्रीम में पढ़ते हैं बच्चों, तो सबसे पहले जब आप लैब जाएंगे तो आपका सामना होता है किससे, सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप का जो सिद्धांत है जो बनाया है वो किसने बनाया है, उसको भौतिक के जो वैज्ञानिक है, जो फिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दिया है, वो भौतिकी की देन है। तो सबसे बड़ी देन, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको देखते हैं किसके सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो ये काम आसान कर दिया बायोलॉजी वालों के लिए किसने, फिजिक्स ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की संरचना को आसानी से समझा जा सकता है बोलता है। जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी रहता है ना, किसी भी कोशिका की संरचना को आसानी से समझा जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है एक्स किरणों की सहायता से। मैंने बताया अभी एक्सरे की सहायता से, एक्सरे का मशीन है वो भौतिकी की देन है। एक्स किरणों की सहायता से शरीर के किसी स्थान पर टूटी हुई हड्डी का पता लगाया जा सकता है, और साथ ही इन किरणों का उपयोग कैंसर जैसी भयंकर रोग के उपचार में किया जाता है बोलता है। जो कैंसर बीमारी होती है उसके उपचार में भी किया जाता है। देखिए फिजिक्स का कितना योगदान है बायोलॉजी के क्षेत्र में भी। फिजिक्स नहीं होता तो एक्सरे नहीं मिलता, जो जीव विज्ञान है उसको समझने में हमको बहुत ज्यादा कठिनाई होती बच्चों। ओके, अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, जब जीवाणु, बैक्टीरिया और फंजाई,
ये शब्द आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं और फंजाई हैं, पर विकिरण डाला जाता है। बोलता है क्या डाला जाता है? विकिरण डाला जाता है, तो नया पदार्थ प्राप्त होता है जिसका उपयोग प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम और विटामिन बनाने में होता है। अभी इन सब पर बहुत परीक्षण चल रहे हैं, क्योंकि अभी का जो दौर है, कोरोना का दौर है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, कैसे हम उस बीमारी को खत्म करें, उस वायरस को हटाएं। तो याद रखिएगा, जीवाणु बोलता है, फंजाई जो होता है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, फंजाई जो होता है, उस पर विकिरण डालते हैं तो नया पदार्थ बनता है। बोलता है वो क्या होता है? प्रतिजैविक, मतलब एंटीबायोटिक्स होता है, और उससे क्या करते हैं? प्रयोग एंटीबायोटिक्स बनाने में, एंजाइम और विटामिन बनाने में करते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिक्स का आविष्कार है, भौतिकी की देन है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड सुने, जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, डॉक्टर उसको पकड़ नहीं पाते, तो क्या बोलते हैं? आप अपना अल्ट्रासाउंड कराइए। ठीक है। अल्ट्रासाउंड करने से शरीर के अंदर में जो भी परेशानियां हैं वो हमको दिखाई देती है। मशीन होता है अल्ट्रासाउंड का, वहां पर हमारी शरीर को ले जाया जाता है, उससे गुजारा जाता है, तो शरीर के अंदर की जो संरचनाएं हैं वो दिखाई देने लगती हैं। तो अल्ट्रासाउंड पराध्वनि की सहायता से शरीर के अंदर के भागों की कई जटिल बीमारियों का भी क्या लगाया जा सकता है? पता लगाया जा सकता है। तो देखिए, इतने सारे पॉइंट्स मैंने बताए, इससे हमको एक चीज समझ में आ गई बच्चों की फिजिक्स की जो देन है, भौतिकी की जो देन है बायोलॉजी के क्षेत्र में, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत उपयोगी साबित हुई। किस पर? बायोलॉजी के विकास में, जीव विज्ञान के विकास में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब भौतिकी का हमारे समाज से, मैंने जो भौतिकी का जो है आपको तीनों सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री से, मैथ्स से और किससे? बायोलॉजी से बता दिया। अब देखो, हमारे समाज को भी बहुत प्रभावित करती है। अब कैसे बोलेंगे सर? कैसे? हम और आप अगर अभी जुड़े हुए हैं तो वो भौतिकी की देन है बच्चों। अगर मैं आपके सामने एक वीडियो लेक्चर के रूप में यहाँ आ पाया हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो ये किसकी देन है? ये भौतिकी की देन है। याद रखिएगा, जितनी भी टेक्नोलॉजी आई, जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी आई, ये सब कहाँ से आई? ये सब फिजिक्स की। विद्युत बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी की सारी चीज़ें फिजिक्स में आती है। हर वो चीज़ जो हम नया अभी यूज़ कर रहे हैं, न्यू टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, वो सब किसकी देन है? भौतिकी की देन है। देखिए, पॉइंट्स में मैं आपको समझा देता हूँ। रेडियो एवं टेलीविजन की सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली क्रियाकलापों को उसी क्षण सुना या देखा जा सकता है। ठीक है। मालूम है, हम लाइव मैच देखते हैं, इंग्लैंड में हो रहा है मैच, हम इंडिया में घर बैठे देख रहे हैं, बस 1 या 2 सेकंड के अंतर में। मैं अगर यहाँ अभी लाइव आता हूँ तो आप अपने घर में मोबाइल में अपने जो अपना कंप्यूटर स्क्रीन है या लैपटॉप का स्क्रीन है, उस पर मुझे लाइव देख सकते हैं। ठीक है, हजारों किलोमीटर दूर होने पर भी। तो ये सारी चीजें किसके संभव हो पाई? ये भौतिकी से संभव हो पाई। टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल, कितना बढ़िया साधन हो गया है। हम इतने दूर रहकर भी आपस में लगातार क्या होते हैं बच्चों? जुड़े रहते हैं। ये सारी की सारी चीजें भौतिकी की सहायता से ही संभव हुई है। कंप्यूटर की सहायता से जटिल गणनाएं, जो कैलकुलेशंस होते हैं, वो कुछ ही सेकंड में शुद्धता पूर्वक की जा सकती बोलता है। तो ये कंप्यूटर भी क्या है? भौतिकी की देन है। रोबोट का आज बहुत यूज हो रहा है। ऐसे स्थानों पर जहां बोलते हैं मनुष्य नहीं जा सकते, मानव का पहुंच पाना असंभव है, उन स्थानों पर हम क्या कर रहे हैं? रोबोट को पहुंचा रहे हैं, और रोबोट वहां पर क्या कर रहा है बच्चों? कार्य कर रहा है। जैसे उपग्रह पर, ठीक है, उपग्रह सैटेलाइट से हम रोबोट को भेजते हैं, वो दूसरे ग्रहों पर जहां मनुष्य का रह पाना कठिन है, वहां जाकर बहुत सारे क्या कर रहे हैं? परीक्षण कर रहे हैं, बहुत सारे टेस्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे पिक्चर्स ले रहे हैं। और आजकल तो युद्ध में भी सीमाओं पर बोलते हैं बहुत जल्दी रोबोट्स की तैनाती हो जाएगी, उनको वहां खड़ा किया जाएगा, ताकि जो युद्ध के समय जो हानि होती है, जो मनुष्य के रूप में हानि होती है, जो हमारे जवान जो है वहां शहीद हो रहे हैं, उनको बचाया जा सके। इसलिए बहुत सारे टेक्निक्स पर काम चल रहा है बच्चों रोबोट्स के बारे में। अंतरिक्ष यान, मैंने बताया, अंतरिक्ष यान की सहायता से अन्य ग्रहों के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां हमको प्राप्त हो रही है। ये भी क्या है? भौतिकी की देन है। तो भौतिकी देखिए कितना महत्वपूर्ण है हमारी डेली लाइफ के लिए, हमारी रूटीन लाइफ के लिए। हर वो चीज जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, उनका रिलेशन फिजिक्स से होता है। चाहे हम बोल रहे हैं तो जो ध्वनि निकल रही है, हवा चल रही है, जितनी भी चीजें, हम साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें किससे रिलेटेड है? वो फिजिक्स से रिलेटेड है। हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, और हर चीज जब आप फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं हर कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, और फिजिक्स पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम बहुत मजेदार एग्जांपल्स के द्वारा आपको बताएंगे बच्चों। ओके, तो चलिए आगे बढ़े।
हम इस क्लास के क्लाइमेक्स पर, मतलब आखिरी जो दौर है वहां पहुंच चुके हैं बच्चों। यहां देखो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कुछ भौतिकी के वैज्ञानिकों के नाम बताएं और उनके खोज कार्य बताएं। तो आपको करना क्या होगा, आपको यह काम करना होगा बच्चों, आप कम से कम 5 भौतिकी के वैज्ञानिक जो विदेशों के हैं, दूसरे देशों के हैं, उनके नाम और खोज कार्य, और 5 कम से कम जो हमारे देश के हैं उनके नाम और खोज कार्य याद रखेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको परिचय कराता हूं कुछ विदेशी जो हमारे देश के नहीं है उनके नाम से और खोज कार्य से। सबसे पहले जो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं फिजिक्स के, वो हैं सर आइजक न्यूटन। बहुत सारे उन्होंने नियम दिए हैं। कौन कौन से नियम दिए हैं? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दिया है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया है, गति के नियम दिए हैं। ये सारी की सारी चीजें किसने दिया है बच्चों? सर आइजक न्यूटन ने दिया है। वैसे ही सेकेंड नंबर में सर अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने क्या किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया था। और मैंने आज क्लास में एक इक्वेशन लिखा था, याद है? E_mc² इक्वल mc², जो किस पर? ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध बता रहा था। वो भी किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उसे बोलते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। ठीक है। माइकल फैराडे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या दिया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था माइकल फैराडे ने। ये भी आपको याद रखना है। थॉमस अल्वा एडिसन, बहुत ही क्रांतिकारी खोज किया था इन्होंने, विद्युत बल्ब की खोज किया था, जिसकी सहायता से आज पूरी दुनिया में रोशनी है बच्चों, और सब जगह कहीं भी अंधेरा नहीं रह पाता है। सारी जगह हम विद्युत बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज करते हैं। आर्किमिडीज ने अपना आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था, जहां बताया था कि कोई वस्तु कैसे तैरती है या किसी वस्तु को द्रव में डुबाने पर क्या होता है। यह भी क्लास 11 फिजिक्स में आएगा, हम आपको वहां एक्सप्लेन करेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब परिचय कराते हैं हमारे भारतीय, जो हमारी भारत देश के कुछ वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जो फिजिक्स के जो साइंटिस्ट हुए उनसे। सबसे महान सर सीवी रमन, इनको नोबेल का जो पुरस्कार है वो भी मिला हुआ है। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था बच्चों। ठीक है। सेकेंड, होमी जहांगीर भाभा, ब्रह्मांड किरणों की बौछार की खोज इन्होंने किया था। थर्ड नंबर में है जेसी बोस, अति लघु रेडियो तरंगों की खोज किया था। फिर आता है नंबर मेघनाथ साहा का, जिन्होंने आयनीकरण की खोज किया था बच्चों। और सबसे लास्ट में है एस चंद्रशेखर, जिन्होंने चंद्रशेखर सीमा, सबसे जो दूरी का बड़ा मात्रक है वो दिया था। ठीक है, लिमिट ऑफ CS बोलते हैं, चंद्रशेखर। फिर इन्होंने तारों के विकास, उनकी संरचना ये बताया था। तो ये हमारे देश के 5 वैज्ञानिक हैं फिजिक्स के। तो ये याद रखना, 5 विदेश के और 5 हमारे देश के। ठीक है, ओके, क्योंकि जनरली 2 या 3 पूछा जाता है। और ये हमारा कंप्लीट होता है बच्चों लेक्चर नंबर 1, या बोलेंगे चैप्टर नंबर 1, क्लास 11 फिजिक्स। वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताएंगे। वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो लाइक करना ना भूलिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। तो फिर मिलेंगे अब नए चैप्टर में पूरा बेसिक फिजिक्स के साथ, मैथमेटिकल टूल के साथ बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू। आप सभी बच्चों को राधे राधे। ओके, थैंक यू।